तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। डिटेल्स अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर इज एज बिलो। शेयर दिया हुआ है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का। नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है लैक्स में, 3 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। प्राइस पर शेयर, तो मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि P0 दिया हुआ है 500 रुपये, 750 रुपीज़, 250 रुपीज़। बीटा दिया हुआ है 1.4, 1.2, 1.6। द इन्वेस्टर thinks that the risk of the portfolio is very high and wants to reduce the portfolio beta to 0.91. He is considering two below mentioned alternative strategy. एक इन्वेस्टर है, उसका ये पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि ये जो पोर्टफोलियो बना है वो लॉन्ग पोजीशन वाला है या शॉर्ट पोजीशन वाला है, तो आपको समझना है कि इसने ये सारे शेयर्स बाय करके रखे हुए हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन की बात चल रही है। ठीक है, तो उसको ये लग रहा है कि इसका जो पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है ना, उसका रिस्क बहुत हाई है और उसको ये रिस्क को कम करना है, यानी कि पोर्टफोलियो बीटा को लेके आना है 0.91 तक। तो यानी कि टारगेट बीटा दिया हुआ है 0.91। उसके लिए इसने दो स्ट्रेटजी रखी है सामने। डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू अक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर इसके बास्केट में ए, बी और सी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, लाइक 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो उसका कोई ना कोई पोर्टफोलियो बीटा होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये सोच रहा है कि इसमें से कुछ शेयर्स को मैं निकाल दूं, यानी कि कुछ शेयर्स को बेच दूं और उसके बदले में रिस्क फ्री सिक्योरिटी जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, ये सब ला के रख दूं। उससे होगा ये कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा ज़ीरो होता है। मैंने आपको बताया था कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का मतलब ही यही होता है कि उसमें कुछ रिस्क नहीं है, और जब कोई रिस्क नहीं होगा तो बीटा यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क भी ज़ीरो होगा। तो उसके कारण क्या होगा, आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो बीटा है, यानी कि जिसे हम पोर्टफोलियो बीटा कहते हैं, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ बीटा वाले यानी कि कोई ना कोई बीटा यानी कि 1.4, 1.2 या 1.6 वाले इन्वेस्टमेंट को निकाल दिया और ज़ीरो बीटा वाले इन्वेस्टमेंट को डाल दिया अपने बास्केट में। तो इसी तरीके से काम करेगा कि अगर वो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से यानी कि एग्जिस्टिंग बास्केट में से थोड़े से शेयर्स को निकाल के बेच देता है और रिस्क फ्री सिक्योरिटी ला के रख देता है, तो उसका जो बीटा है यानी कि पोर्टफोलियो का बीटा है वो कम हो जाएगा। और कितना कम होना चाहिए? तो 0.91 तक आ जाना चाहिए। दूसरा है टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर्स यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स विच आर करेंटली ट्रेडेड एट ₹8125। तो करेंटली ट्रेडेड का मतलब होता है एक्चुअल निफ्टी फ्यूचर का प्राइस, करेंटली का मतलब है T0 में। तो कहना चाह रहा है कि एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस T=0 में 8125 है एंड ईच निफ्टी पॉइंट्स इज वर्थ 200 रुपये। अभी जो ईच निफ्टी पॉइंट्स इज वर्थ 200 रुपये है ना, इसका मतलब है कि लॉट साइज आपका 200 है। आई नो कि थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुन के कि 200 रुपये लिखा हुआ है, निफ्टी पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो सर कैसे बता रहे हैं कि ये लॉट साइज है? तो इस लाइन का आपको मीनिंग लेके चलना पड़ेगा। 200 निफ्टीज पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये पीस ऑफ पेपर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, और ये पीस ऑफ पेपर के अंदर में एक निफ्टी है 8125 रुपीज़ की, देखो 8125, और ऐसे मुझको 200 निफ्टीज पे एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 200 निफ्टी के पीछे करना पड़ेगा और एक निफ्टी का वैल्यू 8125, ऐसे लेके चलना है। तो इस लाइन को प्लीज़ आप ऐसे इंटरप्रेट करो कि ये लॉट साइज है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पोर्टफोलियो बीटा। तो चलिए बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालते हैं। तो ये चीज़ हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखी थी, तो उसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले तो आते हैं शेयर्स, फिर नंबर ऑफ शेयर्स लैक्स में आ जाएंगे, फिर मार्केट प्राइस पर शेयर, फिर मार्केट वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, उसको हम वेट्स बोलते थे वहाँ पे।
तो यहाँ पर भी वेट्स ही बोलेंगे। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 500 इज 1500 लाख। हमें बीटा दिया हुआ है 1.4, तो 1500 इंटू 1.4 तो डब्ल्यू बी आ जाएगा 2100। वैसे दूसरे का रहेगा 3600, वैसे तीसरे का रहेगा 800। तो समेशन डब्ल्यू भी निकालेंगे तो 6500, और समेशन डब्ल्यू यानी कि समेशन ऑफ द मार्केट वैल्यूज़ होगा 5000। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू यानी कि 6500 अपॉन 5000 1.3। तो मेरा जो अभी बास्केट है इन्वेस्टमेंट्स का, उसका बीटा है 1.3 और मेरा टारगेट बीटा है 0.91। ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी अक्वायर्ड। तो जो इन्वेस्टर है, सबसे पहले तो पहला वाला जो ऑप्शन है यानी कि पहली वाली जो स्ट्रेटजी है वो सोचना चाह रहा है कि इसको अपनाऊं या नहीं अपनाऊं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज उसको अक्वायर कितनी करनी चाहिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। लेट रिस्क फ्री सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू का जो वेट है वो पी रहे। ठीक है। तो जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज आप लेना चाहते हो तो कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट का मतलब क्या होता है कि कितना प्रपोर्शन है, यानी कि 30%, 40%, 50%, यानी कि पूरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू होगा उसमें से कितना प्रपोर्शन रिस्क फ्री सिक्योरिटी हो। तो मैंने बोला कि यार उसको ना पी लेके चलते हैं। ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जिसमें ए पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है और सी पड़ा हुआ है। ठीक है। एक पोर्टफोलियो है, बास्केट है, जिसमें ए कंपनी के शेयर हैं, बी कंपनी के शेयर हैं, सी कंपनी के शेयर हैं, और इसका बीटा है 1.3। अब इसके अंदर में मैं ये जोड़ने जा रहा हूँ। क्या जोड़ने जा रहा हूँ? रिस्क फ्री सिक्योरिटी जोड़ने जा रहा हूँ। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है? तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा होता है 0। तो इन दोनों को मिला के, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री सिक्योरिटी को मिला के, मैं बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ 0.91। इसका वेट्स कितना है? तो मैंने इसका वेट बोला पी है। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वेट कितना होगा? 1 माइनस पी, क्योंकि सम ऑफ वेट्स 1 होना चाहिए हमेशा। ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि सम ऑफ वेट शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर इसका वेट पी है तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वेट 1 माइनस पी होना चाहिए। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू बी अपॉन समेशन डब्ल्यू, उसको अगर इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो होगा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वेट इंटू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा प्लस रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट इंटू रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा इज इक्वल टू 0.91। यानी कि 1 माइनस पी इंटू 1.3 प्लस पी इंटू 0 इक्वल टू 0.91। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 0.3, यानी कि रिस्क फ्री वेट आ जाएगा 30%। मतलब आपको 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो का रिस्क फ्री कर देना चाहिए। यानी कि वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड का मतलब है बाय डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ड्यू टू दिस द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विल रिमेन सेम, दैट इज 5000 लाख रुपए। कुल मिला के आप ये करना चाह रहे हो कि ये जो आपका मार्केट वैल्यू है पोर्टफोलियो का 5000 लाख रुपए, आप इसी को मेंटेन करना चाहते हो। सिर्फ कुछ आइटम को डिलीट करना चाहते हो और कुछ आइटम को ऐड करना चाहते हो। जो ऐड करना चाहते हो रिस्क फ्री सिक्योरिटी होने वाला है। यानी कि कुल मिला के आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 5000 लाख ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपको कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर करना है, जितना आप शेयर्स को बेचोगे। यानी कि वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी एक्वायर्ड इज 30% ऑफ 5000 लाख, यानी कि 1500 लाख। यानी कि आप क्या करोगे? 5000 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें से 1500 लाख का शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करोगे और 1500 लाख का रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड बैक कर दोगे। तो अभी भी मेरा जो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है वो 5000 लाख ही है। जी हाँ, 5000 लाख ही है। और क्या रिस्क फ्री सिक्योरिटी का प्रोपोर्शन 30% है, 0.3 है? तो जी हाँ है, क्योंकि 5000 का 30% 1500 लाख है। तो इसको इस तरीके से मैं समझाता हूँ थोड़ा सा और एग्जांपल देके कि ये मेरा पोर्टफोलियो है 5000 लाख रुपए का। इसमें से इतना टुकड़ा मैं काटना चाह रहा हूँ, कोई भी कंपनी का शेयर। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस टुकड़े की जगह मैं एक दूसरा टुकड़ा जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे।
ये जो टुकड़ा है ये RF है, यानी कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ है, RF सिक्योरिटीज़, और ये 1500 लाख के जितना है। तो मैंने 1500 लाख रुपए का शेयर निकाल दिया बाहर, तो एक टुकड़ा निकाल दिया, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का 1500 लाख जोड़ दिया, तो अभी भी मेरा वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी 5000 लाख ही है, मेंटेन हो गया ना। और कुल मिला के मेरा बस बीटा कम हो गया, यानी कि यहाँ पे मेरा बीटा था 1.3, यहाँ पे मेरा बीटा हो जाएगा 0.91। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, 1500 लाख वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी अक्वायर्ड। तीसरा, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी अक्वायर्ड इज 30%, यानी कि 1500 लैक्स, और उतने ही वैल्यू का आप शेयर भी डिस्पोज ऑफ करोगे ऑफ द कंपनीज, यानी कि 30%, विच इज़ 1500 लाख, यानी कि हर कंपनी का 30% आप डिस्पोज ऑफ कर दोगे। चलिए देखते हैं, चालू करते हैं ए लिमिटेड से। तो ए लिमिटेड की मार्केट वैल्यू है 1500 लाख, उसका 30% अगर आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो तो 1500 इंटू 30%, 450 लाख, 450 लाख रुपए के शेयर्स आप डिस्पोज ऑफ कर दोगे। वैसे बी लिमिटेड का 3000 लाख का 30%, 900 लैक्स, एंड सी लिमिटेड का 500 लैक्स का 30%, 150 लैक्स। तो 1500 लाख रुपए का आप शेयर डिस्पोज ऑफ कर दोगे, यानी कि ये वाले टुकड़े की बात चल रही है। तो इसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है। तो ये तो आ गया कितने अमाउंट का आप शेयर डिस्पोज ऑफ कर दोगे, ए बी और सी का। बट क्वेश्चन मांग रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दो, तो यानी कि मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो 450 लैक्स अपन 500 इज इक्वल टू 0.9 लाख शेयर्स, तो 900 डिवाइडेड बाय 750, तो 1.2 लाख शेयर्स, और 150 डिवाइड बाय 250, तो 0.6 लाख शेयर्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। बट इस फाइनल आंसर में कुछ एडिशन भी करना चाहता हूँ। वो एडिशन ये है कि अब आपका मार्केट वैल्यू आफ्टर डिस्पोज ऑफ कितना होगा। तो ए लिमिटेड के आपके पास 1500 लाख के शेयर्स थे, 450 लाख का आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो 1500 माइनस 450, 1050 लाख के आपके पास शेयर बचे। वैसे ही बी का भी 2100 लाख के शेयर बचे, और सी का 350 लाख के शेयर बचे। कुल मिला के 3500 लाख का शेयर आपके पास बचा। ये 3500 लाख मतलब ये है 3500, ए बी और सी। और लास्ट में आपने क्या टुकड़ा जोड़ दिया, मैंने रिस्क फ्री सिक्योरिटी का टुकड़ा जोड़ दिया, यानी कि 1500 लाख रुपए जोड़ दिया, यानी कि ये, तो 1500 प्लस 3500, 5000 लाख, यानी कि मेरा वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो अभी 5000 लाख रुपए हो गया। तो पहले भी 5000 था, अभी भी 5000 है, लेकिन अलग अलग प्रपोर्शन हो गए, ए कम हो चुका है, बी कम हो चुका है, सी कम हो चुका है, और एक नया टुकड़ा यानी कि नया इन्वेस्टमेंट आ चुका है, विच इज़ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, जिसके कारण आपका जो बीटा है वो 1.3 से कम होके 0.91 बन चुका है। चौथा है द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड, यानी कि अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था वो डेरिवेटिव्स या फ्यूचर स्पेसिफिक नहीं था। अब मैं फ्यूचर्स यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में आ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पूछ रहा है क्वेश्चन, निकाल के दो। मेरा अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी यानी कि इंडेक्स, तो मेरा डेरिवेटिव है निफ्टी फ्यूचर्स यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स। ओके, अब जो इन्वेस्टर है उसके पास जो पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है, जैसा मैं बता रहा था, उसने बाय करके रखे हैं सारे के सारे शेयर्स, यानी कि उसकी लॉन्ग पोजीशन है, और उसको कुछ ना कुछ रिस्क है, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है यानी कि रिस्क है, तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग मुझे रिएक्शन देना है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ करूँगा रिस्क को कम करने के लिए, यानी कि मैं शेयर्स का पोर्टफोलियो है यानी कि लॉन्ग पोजीशन है, उसका हेजिंग करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स यूज़ करूँगा, यानी कि रिस्क कम करूँगा। मेरा टारगेट बीटा है 0.91, यानी कि यहाँ पर मैं पार्शियल हेजिंग कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट हेजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने रिस्क को 1.3 से 0.91 तक लेके आ रहा हूँ, यानी कि पार्शियल हेजिंग कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माई पार्शियल हेजिंग।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिंस मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया है, यहाँ पे मुझे शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा हेजिंग करने के लिए, यानी कि मैं F माइनस करूँगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करूँगा और वो वाला रिएक्शन दूंगा। तो मेरा जो एक्शन है यानी कि लॉन्ग पोजीशन, उसका रिएक्शन दूंगा यानी कि शॉर्ट पोजीशन। यानी कि मैं निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स तो करूँगा, यानी कि निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स तो करूँगा, लेकिन F माइनस वाला करूँगा। तो ना नंबर ऑफ F माइनस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज द नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बी सोल्ड, क्योंकि F माइनस को हम बोलते हैं सेल करना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल को ही हम लोग बोलते हैं फ्यूचर्स को सेल करना। ये देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बनवाया था डायग्राम, ये देखो इस तरीके से मैंने पोजीशन बताई थी, जहाँ पे बताया था कि सेल फ्यूचर बोलना है, उसी का मतलब F माइनस होता है। तो क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि आपको कितने निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने चाहिए, सेल करने चाहिए, इसका मतलब है आपको फ्यूचर्स सेल करने हैं, यानी कि F माइनस करना है। तो गिवन VP आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा 5,000 लाख, क्योंकि जो फॉर्मूला सीखे थे उसमें ये देखे थे कि अगर F माइनस करने जा रहे हो तो VP की वैल्यू माइनस लेनी है। तो 5,000 लाख को नेगेटिव लेना है, नेगेटिव 5,000 लाख, BT 0.91, BP 1.3, F यानी कि एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस, यानी कि एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर की प्राइस T0 में 8125 पर निफ्टी दिया हुआ है। लॉट साइज में बता रहा था 200 निफ्टी पर कॉन्ट्रैक्ट, ईच निफ्टी पॉइंट इज वर्थ 200। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये निकलेगा लॉट साइज इज 200 निफ्टीज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 200 निफ्टी और एक निफ्टी का वैल्यू 8125। बीटा ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर्स 1 होता है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स का जो बीटा होता है वो 1 होता है, क्योंकि अगर इंडेक्स यानी कि मार्केट का बीटा 1 है तो उससे बना हुआ डेरिवेटिव यानी कि इंडेक्स फ्यूचर का भी बीटा 1 होगा। तो नंबर ऑफ F माइनस यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू VP इंटू BT माइनस BP अपॉन F इंटू M इंटू BF। तो माइनस 5,000 लाख इंटू 0.91 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाई 8125 रुपीज़ पर निफ्टी इंटू 200 निफ्टीज पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1। तो निफ्टी निफ्टी कट जाएगा, रुपीज़ 5,000 लाख इंटू माइनस 0.39 अपॉन 16,25,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1950 लाख, और 16,25,000 को इस तरीके से लिख सकते हैं 16.25 लाख पर कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर आ जाएगा 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो द नंबर ऑफ F माइनस निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी डन इज 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। पांचवा है द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा और 2% राइज इन निफ्टी। चलिए आंसर देख लेते हैं। हमें पोर्टफोलियो बीटा निकालना है इफ निफ्टी इज इंक्रीज बाय 2%। ओके, निफ्टी यानी कि मार्केट। मेरा करंट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है कितना, 1.3। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये मैंने बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा 1% तो पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा 1.3%। तो अगर आपका बीटा पॉजिटिव है और 1.3 है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मार्केट गया 1% ऊपर तो पोर्टफोलियो यानी कि शेयर्स का पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा 1.3%। मार्केट का मतलब निफ्टी होता है और उसका मतलब इंडेक्स होता है। तो अगर मार्केट गया ऊपर 1% तो पोर्टफोलियो जाएगा 1.3%। तो अगर मार्केट ऊपर गया 2%, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि निफ्टी राइजेस बाय 2%, यानी कि मार्केट बढ़ गया 2%, तो पोर्टफोलियो कितना बढ़ेगा। तो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे 1.3 अपॉन 1 इंटू 2, यानी कि 1.3 डिवाइड बाय 1 इंटू 2, तो 2.6% से बढ़ जाएगा मेरा पोर्टफोलियो। नोट, assuming part 4 is continued in part 5, that is 120 F minus contracts have been done। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला नोट, और स्टूडेंट्स इसको लिंक नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको आंसर और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो पार्ट 4 में आपने कैलकुलेट किया 120 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो पार्ट 5 में भी कंटिन्यूड है, यानी कि ये जो इन्वेस्टर है
इसने पार्ट 5 के लिए ये वाली ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी अपना ली है कि उसने निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? हमारी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेरे पास जो पोर्टफोलियो है यानी कि बास्केट है, उसमें शेयर्स हैं 5,000 लाख रुपए के, और उसमें डेरिवेटिव्स भी है 120 एक्स माइनस निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट 8125 पर निफ्टी। तो अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है बास्केट की, यानी कि बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की और पोर्टफोलियो की, वहाँ पे आप हमेशा अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर्स की बात करते आए हैं। लेकिन अब आने वाली जो जर्नी होने वाली है हमारी डेरिवेटिव्स की, वहाँ पे अगर आपने कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए किया हो, यानी कि हेजिंग के लिए या नॉट फॉर हेजिंग के लिए, वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाता है। और इसी कारणवश आपका पोर्टफोलियो में शेयर्स भी है और डेरिवेटिव्स भी है। यानी कि शेयर्स की प्राइस में ऊपर नीचे होगा तो पोर्टफोलियो को अफेक्ट पड़ेगा, और डेरिवेटिव्स की भी प्राइस में ऊपर नीचे होगा तो पोर्टफोलियो को अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आज से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है, उसमें शेयर्स भी हैं और डेरिवेटिव्स भी हैं। हमारे क्वेश्चन में हमने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है शेयर्स में 5,000 लाख की, और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली हुई है डेरिवेटिव्स में 120 कॉन्ट्रैक्ट्स करके। नाउ रिवाइज सिचुएशन, दैट इज व्हेन निफ्टी इंक्रीजेज बाय 2%, दैट इज मार्केट इज इंक्रीज बाय 2%, उसमें पोर्टफोलियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पोर्टफोलियो यानी कि बास्केट में ये प्रभाव पड़ेगा कि शेयर्स में आपको नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज़ 5,000 लाख इंटू 2.6% इजिकल टू 130 लाख। यानी कि जो आपका शेयर्स का पोर्टफोलियो जो 5,000 लाख पे खड़ा है, वो 2.6% बढ़ जाएगा। यानी कि कितना बढ़ेगा? 130 लाख रुपीज़ बढ़ जाएगा। लेकिन ये नोशनल क्यों है? ये नोशनल इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने कोई भी शेयर बेचा नहीं। डेली बेसिस में मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। जब तक कि आप कोई शेयर को बेचोगे नहीं, तब तक ये सेलिंग प्राइस नहीं आ पाएगी, और सेलिंग प्राइस नहीं आ पाएगी तो कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं आ पाएगा, और कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं आ पाएगा तो रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो मेरे को शेयर्स में प्रॉफिट हुआ है 130 लाख रुपीज़ का, वो नोशनल है क्योंकि मैंने अब तक शेयर बेचा नहीं है। ये मार्केट बढ़ गया 2% से, तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ गया 2.6% से, यानी कि 5,000 लाख रुपीज़ में 130 लाख रुपीज़ और जुड़ गया। सिंस डेरिवेटिव्स भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो उसको भी मैं डिस्कस यहीं पे करूँगा कि पोर्टफोलियो में डेरिवेटिव्स में क्या होगा। मेरा रिवाइज निफ्टी का वैल्यू आ जाएगा 8125 प्लस 2%। क्वेश्चन कहता है कि मार्केट बढ़ गया 2% से, यानी कि निफ्टी बढ़ गया 2% से, यानी कि 8125 में 2% जोड़ देंगे, विच इज़ 8287.50। तो पहले निफ्टी का वैल्यू था 8125 और अब हो गया 8287.5। यहाँ पर आपको नोशनल लॉस हो जाएगा फ्यूचर्स में, क्योंकि यहाँ पे रीप्राइसिंग होती रहती है। मैंने आपको बताया था कि टी इजिकल टू ज़ीरो से लेकर के टी इजिकल टू मैच्योरिटी तक डेली बेसिस में स्टॉक एक्सचेंज रीप्राइसिंग करता रहता है, यानी कि नोशनल लॉस और नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करता रहता है। जिस पार्टी का नोशनल लॉस रहता है उसके मार्जिन अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, और जिस पार्टी को नोशनल प्रॉफिट हुआ उसके मार्जिन अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है। ये वाली चीज़ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सिंस एफ माइनस वाली पोजीशन ली है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट गिर जाए और प्रॉफिट कमा पाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट तो बढ़ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, और ये लॉस मेरा नोशनल रहेगा क्योंकि अभी तक ना तो मैच्योरिटी पीरियड आया है और ना ही मैंने स्क्वायर ऑफ किया है, कॉन्ट्रैक्ट चालू है। तो यहाँ पे मेरा लॉस आएगा, लेकिन वो नोशनल लॉस होगा। ये नोशनल लॉस सिखाने का तरीका मैंने बताया था कि एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस रिवाइज वाली माइनस कर देंगे एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस प्रेजेंट वाली इंटू लॉट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि 8287.5 माइनस 8125 पर निफ्टी इंटू 200 निफ्टी पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये निफ्टी और ये निफ्टी कट जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कट जाएगा, आंसर आएगा ₹39 लाख, यानी कि ₹39 लाख। दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्जिन अकाउंट।
तो देखा किस तरीके से मार्केट बढ़ने से एक जगह आपको प्रॉफिट हो गया और एक जगह आपको लॉस हो गया। शेयर्स में आपको नोशनल प्रॉफिट हो गया और फ्यूचर्स में आपको नोशनल लॉस हो गया। तो नेट चेंज क्या आया पोर्टफोलियो में? तो नेट चेंज पोर्टफोलियो में आया 130 लाख रुपीज़ बढ़ा और 39 लाख रुपीज़ कम हो गया। नेट 91 लाख रुपीज़ बढ़ गया। यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू अगर आप पोर्टफोलियो की निकालेंगे तो 5000 लाख रुपीज़ प्लस 91 लाख 5091 लाख। तो पोर्टफोलियो में शेयर्स भी है और डेरिवेटिव्स भी है। शेयर्स के कारण 130 लाख रुपीज़ बढ़ना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर्स के कारण 39 लाख रुपीज़ गिर गया। यानी कि नेट कितना बढ़ा? 91 लाख। यानी कि 5000 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो हो गया 5091 लाख। कितना परसेंटेज चेंज आया? तो परसेंटेज चेंज आया 5091 माइनस 5000 अपॉन 5000 इंटू 100 1.82%। व्हाट इज द रिवाइज पोर्टफोलियो बीटा? तो ये वाला फॉर्मूला हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखा था। परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो अपॉन परसेंटेज चेंज इन दी मार्केट, जिसे हम इंडेक्स भी बोलते हैं और निफ्टी भी बोलते हैं। तो 1.82% का चेंज आया पोर्टफोलियो में और 2% चेंज आया मार्केट में। आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 0.91 है। ठीक है, 0.91 जो हमें निकालना था पोर्टफोलियो बीटा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन ये है कि हेंस इट कैन बी सीन दैट दी हेजिंग, दैट इज रिस्क को कम करना थ्रू एफ माइनस निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपने जो ये हेजिंग की थी फोर्थ पॉइंट में, यानी कि आपका 120 कॉन्ट्रैक्ट्स आया था क्योंकि आपका टारगेट बीटा था 0.91, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके मेरा बीटा कम हो जाए और मेरा बीटा 0.91 हो जाए, ऐसा आपका उद्देश्य था। और वो उद्देश्य पूरा होते हुए दिख रहा है फिफ्थ पॉइंट में कि अगर भले ही मार्केट 2% बढ़ गया तो भी काट पीट के, यानी कि 130 लाख रुपीज़ माइनस 39 लाख रुपीज़ और ये सारी कैलकुलेशन करने के बावजूद मेरा बीटा 0.91 पे ही खड़ा है। तो मेरी हेजिंग हो गई। हेजिंग हो गई मतलब भले मार्केट बढ़े या घटे, मेरा पोर्टफोलियो का बीटा 0.91 ही रहेगा क्योंकि मैंने 120 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं एफ माइनस। तो भले मेरा शेयर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाए, फ्यूचर्स में कोई लॉस हो जाएगा और नेट मेरा जो रिस्क है वो मेंटेन हो पाएगा विच इज़ 0.91। तो ये एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है जिसमें हमने क्या क्या चीज़ देखी, एक एक करके मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला हमने क्या देखा? तो पहला हमने ये सीखा पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलता है, यानी कि समेशन डब्ल्यू पे समेशन डब्ल्यू। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को कैसे ऐड किया जाता है और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को कैसे हटा दिया जाता है। ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। फिर तीसरी चीज़ देखी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको बेचने पड़ेंगे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को परचेस करने के लिए। फिर हमने देखा कि कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हेजिंग करने के लिए। और फिर इस चीज़ को हमने प्रूव होते हुए भी देखा कि भले मार्केट बढ़े या घटे, मेरा पोर्टफोलियो में मेरा शेयर्स भी आएगा और मेरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा और नेट मेरा पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो मेंटेन हो जाएगा 0.91 पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बीएससी का वैल्यू दिया हुआ है 5000। अब बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हमारा मतलब है यहाँ पे इंडेक्स। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो रुपीज़ 10,10,000। तो मतलब आपने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे शेयर्स का ही है और वो 10,10,000 रुपये का है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 10,10,000। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम, तो आरएफ दिया हुआ है। डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स निकाल के दिया हुआ है 6% पर एनम। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.5। वी अज्यूम दैट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द BSE index with 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio over next 3 months.
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द BSE इंडेक्स, कुल मिला के मतलब है इंडेक्स फ्यूचर 4 मंथ्स की मैच्योरिटी वाले को यूज़ किया गया है हेज करने के लिए वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स। इसका मतलब ये निकलेगा कि 4 महीने की फ्यूचर की मैच्योरिटी है, यानी कि आज अगर T/2 ज़ीरो है तो आज से 4 महीने बाद वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा। लेकिन हम लोग वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और 3 महीने की हेजिंग, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो क्या होगा कि हम लोग 3 महीने के बाद जब तीसरा मंथ एंड होगा, यानी कि T/3 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। मतलब मुझे डर लग रहा है 3 महीने के लिए, आने वाले 3 महीने के लिए मुझे मार्केट में डर लग रहा है कि मार्केट में मुझे लॉस ना हो जाए, यानी कि शेयर्स में लॉस ना हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ। बट 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, 4 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो क्या किया जाए? तो ऐसा किया जाए कि भाई 3 महीने तक तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने दो, यानी कि 3 महीने तक तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलने दो। तीसरे मंथ के एंड में स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि तीसरे मंथ के बाद जो बचा हुआ पीरियड है वहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा। और सिंस मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा, मैं कहूँगा कि मेरा कोई एक्सपोजर ही नहीं है। और अगर मेरा कोई एक्सपोजर ही नहीं है तो हेजिंग किस बात की? ठीक है। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हेजिंग करनी पड़े। हेजिंग तब की जाती है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है और आपको रिस्क फील हो रहा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको रिस्क नहीं फील हो रहा है, भले बाकियों को हो रहा हो, आपको नहीं फील हो रहा है, तो आप प्लीज़ हेजिंग मत करो, क्योंकि हेजिंग तो रिस्क को कम करने या ख़त्म करने के लिए की जाती है। तो सिंस आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लेकिन आपको कोई रिस्क फील नहीं हो रहा, तो आपको हेजिंग के बारे में सोचोगे भी नहीं। बट उसको सोचना चाहिए जिसको रिस्क लग रहा है, इसलिए उसको हेजिंग करना चाहिए और उन्हें रिस्क को कम करना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 महीने का रिस्क फील हो रहा है, तो मैं 3 महीने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और तीसरे मंथ के अंत में, यानी कि T/3 में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स द इंडेक्स, यानी कि लॉट साइज है 50 इंडेक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 50 इंडेक्स की बात चल रही है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकालनी है। क्या क्या गिवन है? तो गिवन है भैया पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स, मान के चलूँगा, अज्यूम करूँगा कि शेयर्स का पोर्टफोलियो है, वैल्यू है 10,10,000 और पोजीशन भी लॉन्ग ली हुई है, ये भी मेरा अजम्पशन है कि मैंने शेयर परचेज करके रखे हैं। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमेशा आपको यही अज्यूम करना है कि शेयर्स का पोर्टफोलियो है और पोजीशन लॉन्ग है। यहाँ पर हेजिंग करने के लिए आपने इंडेक्स फ्यूचर्स यूज़ किया, यानी कि BSE इंडेक्स फ्यूचर्स यूज़ किया, तो आप कर सकते हैं। यानी कि शेयर्स का भले पोर्टफोलियो हो लेकिन हेजिंग इंडेक्स फ्यूचर से की जा सकती है। यहाँ पे आप कौन सी पोजीशन लोगे? तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है शेयर्स में तो शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा हेजिंग के लिए, यानी कि F-। ये जो डेरिवेटिव बना है, ये इंडेक्स वाला इंडेक्स फ्यूचर, ये बना है अंडरलाइंग एसेट यानी कि BSE इंडेक्स से, और डेरिवेटिव है इंडेक्स फ्यूचर। नाउ एक्चुअल UA का प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, यानी कि एक्चुअल BSE इंडेक्स प्राइस यानी कि एक्चुअल स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, T=0 में 5,000 रुपये पर इंडेक्स। तो 5,000 रुपीज़ पर इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ये BSE 5,000। इसका मतलब निकलेगा कि आज इंडेक्स की प्राइस है एक्चुअल 5,000 रुपये। RF दिया हुआ है 9% पर एनम, डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 6% पर एनम। यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग होगा क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। मैच्योरिटी पीरियड एन आपका 4 मंथ्स है, 4 मंथ की मैच्योरिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। लॉट साइज है 50 इंडेक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन मांग रहा है प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम निकालेंगे थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब भी हमें फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या फिर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि हमसे थ्योरेटिकल वैल्यू मांगी जा रही है, तो सबसे पहले T और R को लाइन में लाते हैं। एन आपका 4 मंथ्स है,
तो टी को मैंने ईयर्स में कन्वर्ट किया 4/12। RF 9% पर एनम है यानी कि 0.09, और डिविडेंड यील्ड 6% पर एनम है यानी कि 0.06। तो मेरा RF और DY भी पर एनम है यानी कि साल भर का है, और टी भी मेरा साल भर का है। तो नाउ आई विल यूज़ द फॉर्मूला थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस टी इजल टू 0 इजल टू एक्चुअल इंडेक्स का प्राइस टी इजल टू 0 प्लस कैरिंग कॉस्ट इजल टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड इजल टू मैच्योरिटी। तो ये फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। तो 5000 प्लस 5000 इंटू RF माइनस DY इंटू टी, 5000 प्लस 5000 इंटू 0.09 माइनस 0.06 इंटू 4/12, 5000 प्लस 50, 5050 रुपीज़ पर इंडेक्स। दिस इज़ माई थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग होती है और फ्यूचर प्राइस अलग होती है। 5050 आपका फ्यूचर का प्राइस है यानी कि इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे लॉट साइज से तो आपका बन के आएगा थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो 5050 इंटू 50, तो ये इंडेक्स और इंडेक्स कट जाएगा, ₹2,52,000 यानी कि 2,52,500 पर कॉन्ट्रैक्ट। ये है आपका थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,52,500। द गेन ऑन द शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4,500 इन 3 मंथ्स। क्या बोलना चाह रहा है, समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। बट पहले तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस टी इज इक्वल टू 0 और एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस टी इक्वल टू 0 सेम है, देखिए 5,050 रुपये। मैंने अभी तक आपको बताया था कि एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस अलग होती है और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस अलग होती है, लेकिन सिंस इस क्वेश्चन में डेटा बहुत कम है, हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस को ही एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस मानना पड़ेगा कि एक्चुअली में फ्यूचर की प्राइस मार्केट में चल रही है टी इज इक्वल टू 0 यानी कि आज 5,050 रुपये। अब ये डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो पहले इस डायग्राम को समझिए। टी इज इक्वल टू 0 में यानी कि आज जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर का, उस दिन इंडेक्स की प्राइस चल रही है 5,000। क्वेश्चन में लिखा हो ना BSC 5,000, और ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मैंने यहाँ पे एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस को 5,000 लिया। ठीक है, इंडेक्स की प्राइस 5,000 चल रही है। मेरा N है 4 मंथ्स यानी कि 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। मैच्योरिटी यानी कि T इज इक्वल टू 4 में इंडेक्स की प्राइस क्या होगी यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस क्या होगी, तो मुझे नहीं पता क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब डेरिवेटिव में आते हैं। डेरिवेटिव मेरा है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस एक्चुअल मेरे को माननी पड़ रही है 5,050। तो जो थ्योरेटिकल आप निकाले थे उसको अज्यूम करना पड़ा कि वही एक्चुअल है। तो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस अलग होती है, डेरिवेटिव की प्राइस अलग होती है। इंडेक्स की प्राइस 5,000 चल रही है तो इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस 5,050 चल रही है। दोनों का ग्राफ अलग अलग है, लेकिन दोनों का ग्राफ इस तरीके से है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग है। टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी यानी कि टी इज इक्वल टू 4 में, यानी कि जब फ्यूचर मैच्योर हो जाएगा तब उसकी प्राइस और अंडरलाइंग एसेट की प्राइस सेम हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस टी इज इक्वल टू एम में, एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस टी इज इक्वल टू एम में, दोनों आपस बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बट मैं जो हैजिंग करने जा रहा था वो 3 मंथ्स के लिए हैजिंग करने जा रहा था, क्योंकि मेरा जो रिस्क है वो 3 महीने का है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इंडेक्स की प्राइस 4500 हो गई टी इज इक्वल टू 3 में यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स आप गेन निकाल के दो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि यहां पर आपने एफ माइनस किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको एफ प्लस करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सिंस एफ माइनस किया हुआ है, एफ माइनस, ये देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि मुझे एफ माइनस करना पड़ेगा, तो आज मैंने एफ माइनस किया हुआ है, तो टी इक्वल टू 3 को मैं एफ प्लस करूँगा यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दूंगा।
और जैसे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा मेरा या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। बट पता करने के लिए मुझे यहाँ पर यानी कि t इजिकल टू 3 में एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस चाहिए। सही ना? t इजिकल टू 3 की जब आपको एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस मिल जाएगी और t इजिकल टू 0 पे आप एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस को कंपेयर करोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि गेन कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट हमने सिर्फ अज्यूम किया है कि एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस और थ्योरेटिकल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस सेम होने वाली है, तो यहाँ पे इसका मतलब है मुझे थ्योरेटिकल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस t इजिकल टू 3 में निकालना है। तो मैं फॉर्मूला कुछ इस प्रकार यूज़ करूँगा कि थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस t इजिकल टू 3 इजिकल टू एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस t इजिकल टू 3 प्लस कैरिंग कॉस्ट t इजिकल टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड t इजिकल टू मैच्योरिटी। तो अभी तक हम क्या करते आए हैं, अभी तक हम t इजिकल टू 0 में थ्योरेटिकल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस निकालते हैं, तो अभी t इजिकल टू 3 पे निकालना है, यानी कि यहाँ पे t इजिकल टू 0 नहीं लेना, यहाँ पे t इजिकल टू 3 लेना है दोनों तरफ। और ये तो मैच्योरिटी पे ही खड़ा है, कैरिंग कॉस्ट और डिविडेंड। बट आप कहाँ पे खड़े हो, तो आप खड़े हो तीसरे मंथ के अंत में, यानी कि यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग हियर एंड नाउ यू आर कैलकुलेटिंग थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस t इजिकल टू 3। अब क्या होगा, तो इस डेट को यानी कि t इजिकल टू 3 को एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस है 4500, ये देखो ये रहा 4500, प्लस कर देंगे 4500 इंटू आर एफ माइनस डी वाई इंटू टी, ये फॉर्मूला सीखे हैं। अब यहाँ पे t का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपका n 1 मंथ के बराबर होगा। n 1 मंथ के बराबर क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं t इजिकल टू 3 पे खड़ा हूँ तो मैच्योरिटी तक पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ 1 महीना गुजारना है। यानी कि अगर आप t इजिकल टू 3 पे खड़े हो और आप एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस निकालने जा रहे हो t इजिकल टू 3 वाला, तो आने वाला समय सिर्फ 1 महीना है और आप मैच्योरिटी डेट पे पहुंच जाओगे, यानी कि यहाँ पे पहुंच जाओगे ना। इसके पहले क्या किए थे, इसके पहले यानी कि जब ये सॉल्व कर रहे थे तब आप t 0 पे खड़े थे और मैच्योरिटी कितनी दूर थी, मैच्योरिटी 4 महीना दूर थी, तो वहाँ पे इसलिए आपने t की वैल्यू 4/12 ली थी और आपकी n की वैल्यू 4 थी, क्योंकि आप 0 पीरियड पे खड़े थे और मैच्योरिटी 4 महीना दूर थी, तो n की वैल्यू 4 ली तो t की वैल्यू 4/12 ईयर्स ली। वैसा ही यहाँ पे होगा कि आप t इक्वल टू 3 पे खड़े हो और मैच्योरिटी 1 महीना दूर है, तो n की वैल्यू 1 मंथ होगी और t की वैल्यू 1/12 ईयर्स होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया है मैंने, मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बार, कि जब आप t इक्वल टू 0 पे खड़े रहते हैं तो मैच्योरिटी आपकी 4 महीना दूर थी, इसलिए आपका जो n था वो 4 था और t आपका 4/12 था, जो हमने पहले अभी किया। सिंस अभी मैं t इक्वल टू 3 पे खड़ा हूँ, मैच्योरिटी मेरे लिए 1 महीना सिर्फ दूर है, तो n मेरा हो जाएगा 1 मंथ और t हो जाएगा 1/12। तो 4500 प्लस 4500 इंटू 0.09 माइनस 0.06 इंटू 1/12, 4500 प्लस 11.25, 4511.25 पर इंडेक्स। तो अब अगर आप इस ग्राफ को फिर से देखेंगे तो आपके पास अब ये वाली वैल्यू आ गई है, विच इज़ 4511.25, यानी कि आपके पास एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस आ गई t इक्वल टू 3 में और एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस t इक्वल टू 0 में थी आपके पास 5050। यहाँ पे आपने f माइनस करके रखा है, यहाँ पे आप f प्लस रिवर्स पोजीशन लोगे यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दोगे। स्क्वायर ऑफ कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब आप f माइनस करते हो तो आप ये सोचते हो यानी कि एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मार्केट गिर जाए और मैं पैसा कमा लूँ, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करके रखते हो। तो मार्केट गिर जाने पे आपको प्रॉफिट होता है f माइनस में, तो यहाँ पे 5050 से गिर के वो 4511.25 हो गया, तो आपको नोशनल प्रॉफिट होने वाला है। नोशनल प्रॉफिट होने वाला है एक्चुअल इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस t इक्वल टू 3 बाद वाली
माइनस एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस T0 यानी कि पहले वाली, तो बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 4511.25 माइनस 5050 पर इंडेक्स इंटू 50 इंडेक्स पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1 कॉन्ट्रैक्ट। सॉल्व करेंगे तो इंडेक्स इंडेक्स कट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा, माइनस में आएगा 26,937.50। माइनस में इसलिए आया क्योंकि मैंने T/3 से T/0 को माइनस किया, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रॉफिट ही है, तो कन्वर्ट करके लिखेंगे नोशनल प्रॉफिट पर कॉन्ट्रैक्ट इज 26,937.5 पर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे आपको 26,937.5 का गेन हो गया, और गेन का मतलब है नोशनल प्रॉफिट हो गया। एक्चुअली में इसको मुझे नोशनल प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए, मुझे इसे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्चुअल, ठीक है। अब सिंस मैंने कंप्लीट हेजिंग किया होगा, यानी कि बीटी को ज़ीरो बनाया होगा, यानी कि मैंने यहाँ पे जो हेजिंग की है वो कंप्लीट हेजिंग की, यानी कि बीटी ज़ीरो, यानी कि मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए पहले वो निकाल लेता हूँ, तो मेरा जो गेन है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। अभी जो गेन आया वो पर कॉन्ट्रैक्ट आया। तो नंबर ऑफ एफ माइनस इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी डन इज वीपी इंटू बी टी माइनस बी पी अपॉन एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर्स। वीपी आपको माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि आप रिएक्शन जो दे रहे हो एफ माइनस दे रहे हो। बीटी आपको जीरो लेना है क्योंकि कंप्लीट हेजिंग कर रहे हो। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5। एफ आपको हमेशा एक्चुअल वैल्यू लेनी है विच इज़ एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस T/0 5050। तो सिंस यहाँ पे यानी कि इस क्वेश्चन में सारी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यूज़ चल रहा है, तो यानी कि मैं यहाँ पे 5050 को एक्चुअल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस मान रहा हूँ। लॉट साइज मुझे दिया हुआ है 50 इंडेक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। बीटा ऑफ द फ्यूचर 1 होगा क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स का बीटा 1 होता है। मेरा नंबर ऑफ एफ माइनस कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा माइनस 10,10,000 इंटू जीरो माइनस 1.5 अपन 5050 पर इंडेक्स इंटू 50 इंडेक्स पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1। तो 6 कॉन्ट्रैक्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 कॉन्ट्रैक्ट करोगे कंप्लीट हेजिंग के लिए, तो टोटल एक्चुअल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 26,937.5 पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 6 कॉन्ट्रैक्ट्स 161625 161625 इतना आपको गेन हो जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे T/3 में, और आपकी कंप्लीट हेजिंग हो जाएगी। तो जितने महीने का रिस्क लगे उतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, खत्म होता है आपका क्वेश्चन। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।